Okay, बच्चा बॉडी we have seen this prism. तो प्रिज्म में से जब लाइट एंटर करता है तो कल हमने देखा भाई साहब एंगल ऑफ एक डेविएशन प्रोड्यूस होता है। ये एंगल ऑफ डेविएशन बेसिकली क्या होता है? व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन? तो वी सॉ दिस यस्टरडे, जस्ट अ रिकैप। तो प्रिज्म एंगल होता है आपका ए, ये हो गया आपके नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का एंगल विच इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये हो गया इमर्जेंट रे का नॉर्मल के साथ एंगल विच इज एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई साहब ये? तो ये हो गया आपका बेस ऑफ प्रिज्म, द साइड ऑपोजिट। ओके, लेट अस अज्यूम, तो अगर आपका समझ लो ये आई एंगल था, हमने कल देखा कि ये आपका हो जाएगा R1। रोज लेट आना है। और उधर मैम से तू बहस करता है, मैं तो कभी लेट नहीं आता, तुम्हें को तो रोज लेट दिखता है यहाँ पे। हाँ, आई ये हो गया भाई साहब आपका R1। ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका ये R1 हो गया। तो ये वाला कितना हो जाएगा? I माइनस R1। ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका R2 और ये हो गया आपका इमर्जेंट है। तो आप अगर ये वाला R2 हो गया तो ये हो गया E माइनस R2। ठीक है, I माइनस R1 E माइनस R2 आपका क्या हो जाएगा? तो डेविएशन आपका हो गया, डेविएशन भाई साहब आपका कल हमने जो देखा था उसके हिसाब से आपका डेविएशन भाई साहब क्या हो जाएगा? I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। ठीक है, और अगर हमने देखा तो भाई साहब यहाँ पे दिस इज द डेविएशन, डेविएशन इज इक्वल टू I प्लस E माइनस ए की वैल्यू होगी R1 प्लस R2। ठीक है, तो डेविएशन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो होगा I प्लस E माइनस ए। आर वी क्लियर? जिसको अपन क्या लिख सकते हैं? I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। ठीक है, I प्लस E, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब? ए की वैल्यू होती है R1 प्लस R2। सो दिस इज द डेविएशन दैट इज प्रोड्यूस्ड। आर वी क्लियर? क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, a ray of light incident in an angle of I on the surface of a prism at an angle A, assumed to be small, emerges normally from the opposite face. If the refractive index of the prism is mu, then find the approximate angle of incidence. ठीक है, तो आपका भाई साहब ये रे ऑफ लाइट है, तो ये आपका भाई साहब हो गया प्रिज्म। ठीक है, तो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ तो ये आपका भाई साहब ये रे ऑफ लाइट है, समझो। यहाँ पे अपन ने नॉर्मल ड्रॉ किया तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, क्लियर? इमर्जेस नॉर्मली ऑन दी ऑपोजिट फेस, तो ऑपोजिट फेस पे आपका ये रे ऑफ लाइट गया और ये नॉर्मल इमर्ज हो रहा है। नॉर्मल मतलब ऐसे जा रही है। ठीक है, क्लियर है? ऑपोजिट फेस, तो आपके अगर नॉर्मल जा रहा है तो एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना होगा? जल्दी से बोलो। इमर्जेंस, यस, एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना हो जाएगा? श्रुति जल्दी से। अनुष्का ने संन्यास ले लिया है। अरे आइए, एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना होगा भाई साहब बताइए? 90। अरे भाई साहब इंसिडेंट रे और नॉर्मल में एंगल बनता है, वैसे ही आपका इमर्जेंट रे और नॉर्मल में एंगल बनता है। ठीक है, तो अगर भाई साहब इमर्जेंट रे आपका नॉर्मली निकल रहा है तो नॉर्मल और इमर्जेंट रे में कितना एंगल बन जाएगा? 0। ठीक है, थोड़ा दिमाग अप्लाई कीजिए भाई साहब। ठीक है, तो ये हो गया आपका एंगल ऑफ इमर्जेंस, आपका कितना हो जाएगा भाई साहब? 0। समझ में आ रहा है ये? ओके, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म इज म्यू, देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो आपको यहाँ पे भाई साहब एंगल ऑफ इंसिडेंस को फाइंड आउट करना है। ठीक है, ओके, अभी आप देखो यहाँ पे हम स्नेल्स लॉ जब अप्लाई करते हैं तो म्यू आर, आपका जो म्यू आर है इंटू साइन आई विल बी म्यू इक्वल टू म्यू डी इंटू साइन R1, है ना भाई साहब? देखो यहाँ पे म्यू डी मतलब ये आपका प्रिज्म है। ठीक है, म्यू डी लिख लिया हमने, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज ग्लास का, इंटू साइन R1, म्यू आर इंटू साइन आई। तो अगर हम देखेंगे भाई साहब म्यू आर मतलब आपका, हम देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, म्यू वन इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू इंटू साइन आर, है ना भाई साहब? ये होता है। तो यहाँ पे आपका म्यू वन का वैल्यू एयर में है 1 इंटू साइन आई, ये आपका म्यू टू मतलब हो गया आपका ग्लास या प्रिज्म जो भी है, इंटू साइन आर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? तो साइन आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? म्यू जी ऑफ साइन आर। अब यहाँ पे आर मतलब हो गया आपका R1। ठीक है, क्लियर है? ओके, अभी क्योंकि ये एंगल्स बहुत छोटे हैं तो हम यहाँ पे मान सकते हैं साइन आई की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर? आई के बराबर। साइन R1 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर? R1 के बराबर। ठीक है, तो इस साइन आई की जगह पे क्या लिख सकते हैं? आई। ठीक है, साइन आई की जगह पे लिख सकते हैं आई, और साइन R1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं? R1। ठीक है, तो म्यू जी इंटू R1, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? आई इज इक्वल टू म्यू जी इंटू R1 पहले सरफेस में, इस वाले पे। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके, अभी आपका भाई साहब यहाँ पे R इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपका देखो रिफ्रैक्शन एंगल ये वाला कितना है? R,
ई का वैल्यू 0 हो गया भाई साहब, क्योंकि इमर्जेंट रे क्या है, परपेंडिकुलर है, और नॉर्मल भी परपेंडिकुलर है, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया भाई साहब, 0 हो गया, ठीक है। ओके, तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब, अभी आपने देखा डेरिवेशन में ए की वैल्यू क्या होती है, R1 प्लस R2, ठीक है। सो R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब नॉर्मल के साथ जो रिफ्रैक्टिंग एंगल है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इमर्जेंट रे की भी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। R2 देखो क्यों दोनों भी 0 होंगे, बता सकते हैं, इमर्जेंट रे तो 0 है, सवाल में दिया हुआ है आप, है ना, सवाल में आपको दिया हुआ है assume to be small and emerges normally, मतलब ये सरफेस है और ये ऐसे इमर्ज हो रहा है नॉर्मली, तो ऑब्वियसली इमर्जेंट रे जनरली आपका कैसे होता है, ऐसे जा रहा है, ये आपका इमर्जेंट रे, तो एक एंगल बनता है, एंगल ऑफ इमर्जेंस, लेकिन यहाँ पे इमर्जेंट रे ही ये हो गया है, तो अगर ऐसा होता है तो आप ई की वैल्यू 0 बोल सकते हैं, लेकिन आपका R2 का वैल्यू क्यों 0 होगा, डांट खाई हो क्या आज, ऐसा लग रहा है, कब ऐसे दिन आएंगे। हम्म। हाँ, अरे भाई साहब, आपका ये एक, ये ग्लास है ना, और ये एयर है, ठीक है, अगर कोई रे नॉर्मली निकल रहा है, रिफ्रैक्शन किस रे का नहीं होता है, जो नॉर्मल होता है, अगर किसी भी सरफेस पे आपने नॉर्मली किसी रे को इंसिडेंट कराया है तो उसका रिफ्रैक्शन नहीं होगा, तो अगर मेरा ये वाला नॉर्मल आ रहा है तो ये वाला भी वैसा सरफेस पे क्या होगा, नॉर्मल होगा, तो मेरा अगर इमर्जेंट रे नॉर्मल है तो यहाँ पे जो आपका रे है वो भी नॉर्मल ही होगा, इसीलिए आपकी R2 की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्या ये समझ में आ रहा है? बाकी अगर आप देखोगे तो प्रिज्म में क्या होता है, ये एक सरफेस हो गया, ये हो गया आई, ठीक है, ये हो जाएगा आपका R1, यहाँ पे आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये हो गया आपका इमर्जेंट रे, तो ये हो गया एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये हो गया R2, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ये ऐसे निकल रहा है, ठीक है, तो मतलब एंगल ऑफ इमर्जेंस आपका क्या हो जाएगा, 0। अगर एंगल ऑफ इमर्जेंस 0 है तो मतलब वो परपेंडिकुलरली निकल रहा है, और परपेंडिकुलरली जो रिफ्लेक्टेड रे रिफ्रैक्टेड रे निकल रहा है तो इंसिडेंट रे भी परपेंडिकुलर ही होगा, ठीक है, तो इसका मतलब ये R2 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी भाई साहब, 0, ठीक है, समझ में आ रहा है। अभी हमको मालूम है कि भाई साहब A की वैल्यू क्या होती है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A, वी नो दैट A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, R2 की वैल्यू आपकी 0 हो गई, क्यों, क्योंकि आपका एंगल ऑफ इमर्जेंस 0 हो गया, ठीक है, सो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R1, तो अभी हम भाई साहब I की वैल्यू क्या लिख चुके हैं, म्यू R1, ठीक है, और यहाँ पे I A की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, I की वैल्यू होती है म्यू इंटू A, समझ में आ रहा है, ये म्यू इंटू R1 प्लस R2 होता है, तो I की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई भाई साहब, म्यू इंटू A, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ओके, दस दी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, म्यू इंटू ए, म्यू इंटू ए दैट इज, देखो यहाँ पे R1 आया है ना, ये R1 मतलब क्या हो गया, R1 की वैल्यू A के बराबर हो गई, समझ में आ रहा है, ये I की वैल्यू तुमने यहाँ पे प्रूव की है, I की वैल्यू भाई साहब तुमने प्रूव की है म्यू R1 है, और यहाँ पे A की वैल्यू क्या है, R1 प्लस R2 होती है, जिसमें ये तो 0 हो गया, तो A की वैल्यू R1 है, तो इस R1 को अगर मैं रिप्लेस कर दूं किससे, A से, तो ये हो जाएगा म्यू इंटू ए, तो I की वैल्यू क्या हो गई, म्यू इंटू ए, स भाई साहब ये वाला हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है भाई साहब, आर बी क्लियर ऑन दिस वन, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। A prism need not be triangular in shape. It is a transparent medium bounded by any number of surfaces in such a way that the surface on which light is incident and the surface from which light emerges are plane and non-parallel. तो जरूरी नहीं है कि प्रिज्म आपका एकदम प्रॉपरली ट्रायंगुलर इन शेप हो, जब आपको रेनबो दिखता है, ठीक है, मतलब एक्चुअली में जब सन में रेन, मतलब ऐसा आपके एनवायरनमेंट में रेनबो फॉर्म हुआ है, ये नहीं कि आपने वैसा प्यार और हो गया तो आप प्यार के चक्कर में, होता है ना, आजू बाजू सब सुनहरा दिखना लगता है, ऐसा नहीं, इमोशनल वाला रेनबो नहीं, प्रैक्टिकल साइंस वाला जब ये रेनबो आपको दिखता है, तो ये वाला रेनबो जब आपको दिखता है तो इसका मतलब क्या है, ऊपर जितने भी वाटर ड्रॉपलेट्स हैं दे आर एक्चुअली बिहेविंग एज अ प्रिज्म। अभी क्या वाटर ड्रॉपलेट एक प्रिज्म होता है, लेकिन नहीं, देख ऐसा होता है ना भाई साहब, वाटर ड्रॉपलेट कैसा होगा, ये ऐसा वाटर ड्रॉपलेट होता है, इज दिस एन एक्चुअल प्रिज्म, नो, लेकिन यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिंग साइड्स हैं वो नॉन पैरेलल, दैट इज व्हाट क्वालिफाइज फॉर अ प्रिज्म, आपके रिफ्रैक्टिंग साइड्स जो होंगे, दो रिफ्रैक्टिंग साइड्स, दे विल बी नॉन पैरेलल। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, सो प्रिज्म नीड नॉट बी ट्रायंगुलर इन शेप, आपको जो रेनबो का पूरा पैटर्न दिख रहा है, दिस इज प्राइमरली ड्यू टू डिस्पर्शन ऑफ लाइट, एंड डिस्पर्शन ऑफ लाइट कब, जब आपका भाई साहब बरसात और धूप दोनों साथ में हो, ऐसा सिचुएशन जब होता है तभी आपको रेनबो देखने को मिलता है, क्योंकि आपके ऊपर
जो आसमान में जितने भी आपके वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, दे आर मोर और लेस प्रिज्म शेप, और प्रिज्म शेप की वजह से आपका डिस्पर्जन हो रहा है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट हो रही है, ठीक है। क्या ये एक्चुअल प्रिज्म शेप है? द आंसर इज नो। लेकिन ये नॉन पैरेलल दो रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस हैं। अगर आपके दो रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस नॉन पैरेलल होते हैं तो दे मोर और लेस गेट प्रिज्म। बाहर देखो, लॉरेंस बिस्मिल अभी भी लेक्चर दे रही है क्या? नहीं, नहीं, हो गया। अरे तन्वी दिख रही है? तन्वी दिख रही है क्या? तन्वी, तन्वी नहीं, नहीं है ना, चलो ठीक है, ओके। A prism need not be triangular in shape. It is a transparent medium bounded by any number of surfaces in such a way that the surface on which light is incident and the surface from which light emerges are plane and non-plane. ठीक है, क्लियर है? आज सुबह का मतलब कितने मर्डर करने हैं क्या, तो कॉन्टेक्ट दे रही, एकदम ऐसे 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 बोले, वो दोनों भी ऐसे 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 सुन रहे हैं। The angle between the surface on which light is incident and the surface from which light emerges is known as the angle of prism. तो ये भाई साहब आपका एंगल ऑफ प्रिज्म हो जाएगा, क्लियर है? ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब ये वाला सवाल करना है। A ray of light is incident at an angle of 60 degree on an equilateral prism of refractive index under root 3. Find the angle of emergence and the angle of deviation. चलिए फटाफट। इक्विलैटरल प्रिज्म है, इक्विलैटरल प्रिज्म है, तो अनुष्का ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो ना भाई साहब, रे ऑफ लाइट क्या क्या दिया हुआ है? इंसिडेंट एंगल ऑफ 60 डिग्री, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भाई साहब कितना हो गया आपका? 60 डिग्री। समझ में आ रहा है? इक्विलैटरल प्रिज्म है तो ए की वैल्यू जल्दी 60, ओके। तो इक्विलैटरल प्रिज्म मतलब आपके सारे साइड्स बराबर, तो ऑब्वियसली ए की वैल्यू हो गई 60, ठीक है। ए की वैल्यू हो गई भाई साहब 60, ओके। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू कितना है भाई साहब? अंडर रूट 3। फाइंड द एंगल ऑफ इमर्जेंस, तो आपको एंगल ऑफ इमर्जेंस फाइंड आउट करना है एंड द एंगल ऑफ डेविएशन, डेविएशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर? ओके। कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई साहब? एंगल ऑफ डेविएशन आपका क्या हो जाएगा? तो पहले तो आपको एंगल ऑफ इमर्जेंस फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? बोला हो, बोला जल्दी से बोला। एंगल ऑफ इमर्जेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम्म, देख लो ना भाई साहब, यहाँ पे क्या है, ये दिस इज बेसिकली एंगल ऑफ इमर्जेंस ना, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस है, तो आई की वैल्यू, तो आप पहले सरफेस पे क्या हो जाएगा? म्यू की वैल्यू, म्यू टू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, है ना। ये आई की वैल्यू कितनी है भाई साहब? 60 डिग्री। यहाँ पे अंडर रूट 3 हो गया। आई साइन आई की वैल्यू मतलब साइन 60, साइन 60 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3 बाई 2, और ये हो गया आपका साइन आर। तो भाई साहब अंडर रूट थ्री कैंसिल, तो ये साइन आर की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो? 1/2। आर की वैल्यू कितनी हो गई इसका मतलब? 30 डिग्री, ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब, आर वन की वैल्यू हो गई 30 डिग्री। क्लियर है? क्लियर है भाई साहब? ओके। आर टू की वैल्यू कितनी होगी? हाँ, कितना होगा? कैसे? तो ए इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू होता है, ठीक है। ए इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू। ए की वैल्यू क्यों 60 डिग्री? क्योंकि इक्विलैटरल प्रिज्म है। आर वन की वैल्यू आप निकाल चुके हो, कितना आया? 30 डिग्री। आर टू, तो आर टू की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 30 डिग्री। अभी भाई साहब आपका उल्टा हो रहा है, डेंसर से रेयर मीडियम में। मतलब यहाँ पे अगर आप करोगे तो 1/म्यू होगा। 1/म्यू मतलब 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अंडर रूट 3, दैट विल बी इक्वल टू डेंसर से रेयर, मतलब आपका साइन आर वन, और ये हो गया साइन एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है। 1/म्यू मतलब हो गया 1 कितना था भाई साहब? अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 साइन आर वन, सॉरी आर टू, आई एम सो सॉरी, साइन आर टू की वैल्यू, आर टू की वैल्यू आ गई 30, तो ये हो गया साइन 30, ठीक है। और ये हो गया साइन एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है। साइन 30 ये हो गया 1/√3। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 30 की वैल्यू होती है भाई साहब आपका 1/2, और ये हो गया आपका साइन ई, ठीक है। तो साइन ई की वैल्यू हो गई कितनी? √3/2। अगर ऐसा है तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 डिग्री, ठीक है। तो ई की वैल्यू हो गई भाई साहब 60 डिग्री। डेविएशन क्या होता है? आई स्मिथ, डेविएशन, नहीं नहीं, डेविएशन का फॉर्मूला क्या है शर्मा जी? बिल्कुल ये लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। कल थोड़ा इंपॉर्टेंट दिन था आपका, चलिए थोड़ा सा किसी के, हाँ ओए क्या ना, डेविएशन आई प्लस ई माइनस ए, ठीक है। तो डेविएशन भाई साहब कितना हो जाएगा?
डेविएशन हो जाएगा आपका I प्लस ई माइनस ए, या R1 प्लस R2 भी लिख सकते हैं। I आपका कितना हो गया भाई साहब 60, ये हो गया आपका 60 माइनस ए की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 60, तो ये हो गया आपका 60 डिग्री। दिस विल बी बेसिकली द डेविएशन। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ई की वैल्यू हो गई 60, तो द ऑप्शन आपका 60 डिग्रीज हो गया। चलिए, ये आपका दिसंबर 2009 में आया हुआ है जेई में, फटाफट, नहीं डीसीए। ओके, अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स अ मटेरियल स्लैब एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्रीज। दिख रहा है वैसा भी है? दिख रहा है? दिख रहा है? कुछ सब है। If the reflected and the refracted rays are perpendicular to each other, the refractive index of the material is how much? चलिए फटाफट। A ray of light strikes a material slab at an angle of incidence। भाई साहब यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दिया हुआ है? Angle of incidence is given as 60 degrees if the reflected and the refracted rays are perpendicular to each other। ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे आपस में परपेंडिकुलर है। मतलब भाई साहब, अरे मतलब क्या है, ये है आपका स्लैब, समझ लीजिए, ये आया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना 60 डिग्रीज, जो गया आई इज इक्वल टू 60। ठीक है, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेस आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये आपका रिफ्रैक्टेड रे है लेट्स से, और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। क्या ये समझ में आ रहा है? दिस इज बेसिकली द रिफ्लेक्टेड रे। तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ऑब्वियसली 60, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये दोनों आपस में, तो मतलब ये वाला जो रिफ्लेक्टेड रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है, तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? बोलो बोलो। ये 60, ये 90, 90 प्लस 60 150, तो ये कितना हो जाएगा 30। अरे भाई साहब स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, नॉर्मल है ये, समझ में आ रहा है ये? तो आपका ये हो गया कितना 30 डिग्री। तो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये रिफ्लेक्शन नहीं है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया 30 डिग्री। ठीक है, दिस इज बेसिकली 30 डिग्री। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है, तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? साइन आई बाय साइन आर। साइन आई की वैल्यू भाई साहब कितनी है? साइन 60, और साइन आर की वैल्यू कितनी है भाई साहब? साइन 30। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी हो गई? साइन 60 की वैल्यू हो गई अंडर रूट 3/2, और साइन 30 की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 1/2। तो ये 2 और 2 कैंसिल, तो आपका म्यू का वैल्यू कितना आ गया? अंडर रूट 3। ठीक है, सो दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अंडर रूट 3 वुड बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आ रहा है ये? चलिए ओके, सवाल यहाँ पे दिया ही हुआ। ओके, द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ वेवलेंथ्स व्हेन येलो लाइट प्रोपोगेट्स through air and vacuum columns of the same thickness is the thickness of the air column. Okay, the difference in the number of wavelengths when yellow light propagates through air and vacuum columns of the same thickness, the thickness of air column, that's not the number of wavelengths when yellow light propagates through air vacuum columns of the ओके, यहाँ पे क्या बोला है देखो, येलो लाइट है, ठीक है, दिस इज बेसिकली येलो लाइट, और येलो लाइट जो है जब प्रोपोगेट कर रहा है, द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ वेवलेंथ्स, ठीक है, नंबर ऑफ वेवलेंथ्स ऑफ येलो लाइट टू एयर एंड वैक्यूम। एयर में नंबर ऑफ वेवलेंथ्स लेट्स से Na है, और नंबर ऑफ वेवलेंथ्स इन वैक्यूम लेट्स से Nv है। द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ वेवलेंथ्स ऑफ येलो लाइट इन एयर एंड इन वैक्यूम इज 1। समझ में आ रहा है ये भाई साहब? ठीक है, ऑफ द सेम थिकनेस, मतलब एक थिकनेस है, लेट्स से ये थिकनेस है, ये थिकनेस एयर में और वैक्यूम में, इसमें नंबर ऑफ वेवलेंथ्स में एक का डिफरेंस आ रहा है, मतलब एक कम है वैक्यूम में। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, when yellow light propagates through air and vacuum columns of the same thickness is 1। ठीक है, the thickness of air column is, तो यहाँ पे आपको thickness of air column पूछा, मतलब E की वैल्यू कितनी होगी? क्या ये समझ में आ रहा है? What would be the thickness of the air column? तो let the thickness of the air column be L। तो हमने मान लिया कि भाई साहब let the thickness of the air column be L। तो wavelength of yellow light in vacuum भाई साहब कितना है? wavelength of yellow light in vacuum है आपका 6000 एंगस्ट्रॉम, या
600 नैनोमीटर भी मान सकते हैं। एंगस्ट्रॉम मतलब होता है 6000 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब आपका दिस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना दिया हुआ है आपको, देखो यहाँ पे सवाल में 1.003। डिफरेंस इन द नंबर ऑफ वेवलेंथ्स इज 1, तो मतलब नंबर ऑफ वेवलेंथ्स इन एयर माइनस नंबर ऑफ वेवलेंथ्स इन वैक्यूम, दिस इज इक्वल टू 1 फॉर येलो लाइट, ठीक है। अभी नंबर ऑफ वेवलेंथ्स को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो समझो 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 इस चीज को भाई साहब। आपका समझो यहाँ पे ये एक डिस्टेंस है, ठीक है। लेट्स से दिस डिस्टेंस इज गिवन एज डी, ठीक है। यहाँ पे एक वेवलेंथ, दो वेवलेंथ और ये 2.5 वेवलेंथ हो गया, समझ में आ रहा है ये। तो नंबर ऑफ वेवलेंथ आपके कितने हो गए 2.5, ठीक है। इसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, इसका मैथमेटिकल कैलकुलेट, क्या ये समझ में आ रहा है, देखो एक वेवलेंथ, दो वेवलेंथ, तीन वेवलेंथ हो रहा है ना भाई साहब, ओके। एक यहाँ पे खत्म हुआ, दो, चलिए भाई साहब ये हो गया आपका तीन, सॉरी थ्री वेवलेंथ है, ठीक है। इस डिस्टेंस डी में आपके थ्री वेवलेंथ है, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ 3/d, ठीक है कि नहीं, समझ में आ रहा है ये। तो अभी आप बेसिकली इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे, तो अगर आपको दिया हुआ है कि कितने वेवलेंथ, अगर आपको बोला जाए कि भाई साहब डी डिस्टेंस में आपके तीन वेवलेंथ आ रहे हैं, डिस्टेंस आपका जब डी है तो वेवलेंथ कितने आ रहे हैं भाई साहब तीन, ठीक है। वेवलेंथ आपके आ रहे हैं तीन, तो डिस्टेंस जब एल होगा तो वेवलेंथ कितने आएंगे भाई साहब, ऐसा पूछा जा सकता है। तो इसका कितना हो जाएगा, मतलब डी डिस्टेंस है तो तीन वेवलेंथ, वन डिस्टेंस है तो आपका 3/d हो गया। तो अगर भाई साहब एल डिस्टेंस है तो ये क्या हो जाएगा 3l/d, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे भी वैसा ही है, देखो दिस इज हाउ मच एन ए माइनस एन बी, तो आपका डिस्टेंस कितना है एल, और लैम्डा इज बेसिकली द वेवलेंथ ऑफ एयर इन, द वेवलेंथ ऑफ द येलो लाइट इन एयर, ठीक है। तो एन ए मतलब एन ए की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं भाई साहब, एन ए की जगह पे अपन लिख सकते हैं this will be L, that is distance covered thickness जो है upon lambda A minus L by lambda V. This is wavelength of yellow light in air, this is wavelength of yellow light in vacuum. This is equal to 1, ठीक है। तो अपन अगर L को लिखाएंगे यहाँ पे 1 by lambda A minus 1 by lambda V, this is equal to 1। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको मालूम है क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू C by V, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ये होती है C by V, ठीक है। सी मतलब क्या हो जाएगा, सी मतलब हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इनटू वेवलेंथ, तो वेवलेंथ मतलब इन एयर इनटू फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ इन भाई साहब आपका ये तो हो गया आपका, सॉरी वैक्यूम होगा, ठीक है। वेवलेंथ इन वैक्यूम इनटू फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ इन एयर इनटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आपकी चेंज नहीं होती है, तो लैम्डा वी बाई लैम्डा ए आ जाएगा ये, है ना। सो आपका म्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा लैम्डा वी बाई लैम्डा ए, तो अपन लैम्डा ए को क्या लिख सकते हैं म्यू बाई लैम्डा वी लिख सकते हैं भाई साहब, म्यू बाई लैम्डा वी।
ठीक है, लैम्डा ए की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, म्यू बाई लैम्डा वी। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे आपका लैम्डा ए की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, एल 1 बाई लैम्डा ए की जगह पे लैम्डा बी। ये क्या हो गया भाई साहब, लैम्डा ए की वैल्यू हो गई भाई साहब म्यू बाई लैम्डा बी, सॉरी, लैम्डा ए की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा वी बाई म्यू, है ना, लैम्डा वी बाई म्यू। तो आपका यहाँ पे हो गया भाई साहब लैम्डा वी बाई म्यू माइनस 1 बाई लैम्डा वी इज इक्वल टू 1। ठीक है, एल इज इक्वल टू म्यू बाई लैम्डा वी माइनस 1 बाई लैम्डा वी इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हो गया एल बाई लैम्डा वी, यहाँ पे हो गया आपका म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, म्यू माइनस 1, तो आपका एल बाई लैम्डा वी म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो एल की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1 बाई म्यू माइनस 1 इंटू लैम्डा वी। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, लैम्डा बी की वैल्यू हो गई 6000 इंटू 10⁻⁻10 1.003 माइनस 1। तो आप इसको वैसा अगर कह लगे तो ये आ गया आपका 2 मिलीमीटर। क्लियर है, आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? A pole is vertically submerged in a swimming pool such that it gives the length of the shadow as 2.15 meter within water when sunlight is incident at an angle of 30 degree with the surface of water. If the swimming pool is filled to a height of 1.5 meter, then the height of the pole above the water surface in centimeters कितना हो जाएगा? ठीक है, ओके। अभी देखो शैडो ऑफ द पोल, यहाँ पे आपका भाई साहब गिवन डेटा, आपका जेई मेंस का सवाल है 2023 का। गिवन डेटा के हिसाब से शैडो ऑफ द पोल कितना है भाई साहब, आपका 2.15 है ना। तो शैडो ऑफ द पोल इज 2.15, इंसिडेंट एंगल आपका भाई साहब कितना है 30 डिग्रीज। अ पोल इज वर्टिकली सबमर्ज्ड, इसको भाई साहब आपने सबमर्ज किया है इन अ स्विमिंग पूल सच दैट इट गिव्स अ लेंथ ऑफ शैडो, कितना लेंथ ऑफ शैडो है भाई साहब आपका 2.15 मीटर विद इन वाटर व्हेन सनलाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। इस पे सनलाइट गिर रहा है भाई साहब इस पोल पे एट एन एंगल ऑफ हाउ मच, 30 डिग्रीज। ठीक है, ओके। अ पोल इज वर्टिकली सबमर्ज्ड इन अ स्विमिंग पूल such that it gives a length of shadow 2.15 meter within water when sunlight is incident at an angle of 30 degree with the surface of water. एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है, ये सरफेस ऑफ वाटर है, इस पे भाई साहब 30 डिग्री बना रहा है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा 60 डिग्री। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके। If the swimming pool is filled to a height of 1.5 meter, 1.5 meter, then the height of the pole above the water surface in centimeters भाई साहब कितना हो जाएगा? So from the diagram we can say that the shadow of the pole is 2.15 मीटर, ये हो गया आपका 1.5, ये हो गया आपका भाई साहब x, तो ये हो गया आपका इंसिडेंट एंगल कितना है 30 डिग्रीज। हाइट ऑफ वाटर इन द स्विमिंग पूल इज 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 4/3, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया यहाँ पे 1। फ्रॉम स्नेल्स लॉ μ1 इंटू साइन, समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना है 4/3 है, दिया हुआ है आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इट इज नोन टू अस दैट इट इज 1। ठीक है, अभी आप देखो यहाँ पे साइन मतलब ये आपका हो गया 60 डिग्रीज ना, ये हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। भाई यहाँ पे 30 डिग्रीज है तो ये हो गया आपका 60 डिग्रीज। ये अगर आपका x है तो ये आपका कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 1.5 दिया हुआ है। अ पोल इज वर्टिकली सबमर्ज्ड such that it gives a length of shadow 2.15 meter within water when sunlight is incident if the swimming pool is filled to a height of 1.5 meter। कितना भाई साहब स्विमिंग पूल का हाइट है, ठीक है 1.5 मीटर। ये अगर x है तो ये आपका ऑब्वियसली क्या हो जाएगा x अंडर रूट 3। कैसे, अरे अगर ये x है तो ये x अंडर रूट 3 कैसे हो जाएगा? अरे सिंपल तो है भाई साहब, यहाँ पे अगर आप ये आपका x अपॉन ये वाला लेंथ दिस इज इक्वल टू tan 30 है कि नहीं। tan 30 मतलब कितना होता है 1 बाई अंडर रूट 3 x बाई एल, तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी x अंडर रूट 3। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? तो ये हो गया आपका x अंडर रूट 3। ओके, अभी हम करते हैं भाई साहब x अंडर रूट 3 प्लस 1.5 tan r। ठीक है 1.5 tan r, tan r क्या हो जाएगा भाई साहब यहाँ पे देखो, देखो इसका देखो ये 1.5 है, ये आपका r है, तो दिस अपॉन दिस इज tan r, है ना, ये वाला लेंथ अपॉन दिस लेंथ इज tan r, तो ये आपका कितना हो जाएगा 1.5 tan r। ठीक है, तो x अंडर रूट 3 प्लस 1.5 tan r, ये वाला लेंथ आपका कितना हो जाएगा 2.15 दिया हुआ है, such that it gives a length of shadow 2.5 मीटर विद इन वाटर। ये आपका लेंथ ऑफ शैडो, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? लेंथ ऑफ शैडो है। ठीक है, देन द हाइट ऑफ द पोल अबव द वाटर सरफेस इन सेंटीमीटर। तो आपको भाई साहब ये x की वैल्यू निकालनी है, तो आप यहाँ पे कर लो x प्लस 1.5 tan r इज इक्वल टू 2.5, तो 2.5 माइनस 1.5 tan r की वैल्यू कितनी हो जाएगी देखो 1.5, यहाँ पे आपका tan r का वैल्यू कितना हो जाएगा, tan r इज इक्वल टू, हमको म्यू की वैल्यू मालूम है, ठीक है
म्यू इज इक्वल टू 4/3, तो अपन साइन आई बाई साइन आर से tan आर की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 3√3 बाई √37, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? नो, देखो यहाँ पे आपका, क्या ये पूरा सवाल समझ में आ रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे आपका एक पोल है, दिस इज बेसिकली अ पोल। इस पोल में स्विमिंग पूल जो है 2.5 मीटर्स तक है। स्विमिंग पूल का जो वाटर है वो 1.5 मीटर तक है, स्विमिंग पूल का वाटर। तो पोल का इतना हिस्सा भाई साहब वाटर के नीचे है, इतना हिस्सा ऊपर है। तो शैडो जो बन रहा है वो किसके वजह से बनेगा? इसके वजह से बनेगा, ठीक है। सन का लाइट ऐसे आ रहा है, इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द सरफेस, ठीक है। इस सवाल में समझना है, तो सनलाइट आपका 30 डिग्री पे है, अगर 30 डिग्री पे है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। सिंपल सी बात है, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपका? 60 डिग्री। इस 60 डिग्री के हिसाब से ये वाला होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो देखो, पोल का शैडो पहला तो ये तो बनना ही बनना है, ये तो इन एयर ही बन गया है। अभी क्योंकि ये रिफ्रैक्शन हुआ है तो इतना पोर्शन, और मतलब इतना पोर्शन प्लस इतना पोर्शन, ये हो गया आपका पोल का शैडो। क्या ये समझ में आ रहा है? पोल का ये पोल है, ये इसका शैडो इतना तो बनना ही था, इतना तो बना ही है, प्लस इतना। क्या ये समझ में आ रहा है? और इतने की लेंथ आपको दी हुई है, the surface of water is filled with, then the height of the pole above the water, तो आपका लेंथ ऑफ द शैडो इज हाउ मच? 2.5 मीटर विद इन वाटर। तो ये वाला लेंथ क्या है भाई साहब? 2.5 मीटर। क्लियर है? समझ में आ रहा है ये? ओके, तो ये आपका भाई साहब कितना है? 30, ये हो गया 60, ये हो गया x, ठीक है। ये वाला आपका कितना हो जाएगा? x अपॉन l इज इक्वल टू tan 30, x अपॉन l, x की वैल्यू ये हो गई, और यहाँ पे आपका l हो गया, ये हो गया tan 30, मतलब हो गया 1/√3। तो l की वैल्यू क्या हो गई? x√3। तो ये जो l की वैल्यू है भाई साहब x√3, ये हो गया आपका x√3, ठीक है। आप इस पे आते हैं, देखो ये हो गया आपका r, ठीक है। ये वाला कितना है? आपको दिया हुआ है 1.5 है, ये वाला कितना हो जाएगा? 1.5। अभी देखो ये वाला समझ लो, अगर आपने भाई साहब इसको y ले लिया, ठीक है, तो ये आपका y/1.5 इज इक्वल टू tan r होगा, ठीक है। तो y की वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाएगी? y की वैल्यू हो जाएगी 1.5 tan r, मतलब ये वाली वैल्यू हो गई आपकी 1.5 tan r, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? वी कैन से ये हो गया आपका टोटल लेंथ, दिस इज x√3 प्लस 1.5 tan r इज इक्वल टू 2.15। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके, अब इस tan r की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, tan r की वैल्यू अपन को यहाँ पे दिया हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, दैट इज sin i बाई sin r, है कि नहीं? sin i बाई sin r, ये आपका कितना? 4/3। sin i की वैल्यू कितनी है? sin 60, sin 60 मतलब कितना हो गया आपका? √3/2। क्या बोल रहे थे तुम? 1/2। sin 60 हो गया आपका √3/2, ये हो गया आपका sin r, ठीक है। इस sin r को भाई साहब इधर ले लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? √3, 3√3, ये 3√3, और ये हो गया भाई साहब आपका 8, 3√3/8, ये हो गया आपका sin r, ठीक है। यहाँ पे आपको tan r डालना है, तो उसको कैसे डालेंगे? sin r ये हो गया ना, देख लो भाई साहब। अरे भाई देखो, अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो एक ट्राइंगल ही बना डालो ना भाई साहब। ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, दैट इज 3√3, और ये हो गया आपका 8 हाइपोटेन्यूज। tan r मतलब ये वाला वैल्यू आपको निकालना है। कैसे निकालोगे भाई साहब? 3√3 का स्क्वायर कर लो, 9 9 3 27, 20 नहीं है, सॉरी 8, 64 माइनस 3 3 9 9 3 27, 27 है ना? तो कितना आ रहा है ये? 7 + 7 14, 1.5 tan r कितना आ रहा है? 64 माइनस 9 3 27, कितना आएगा ये? 37 आ रहा है ना? ठीक है, चलिए भाई साहब, ये हो गया आपका 37। तो √37 ये हो गया, लेकिन समझ में आ रहा है? दिस विल बी √37। tan r की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3√3 परपेंड, ये आपका r है ना, 3√3 अपॉन √37, तो ये हो गया 1.5 इंटू दिस इज इक्वल टू 2.15 प्लस x√3। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, अब हम इसको इधर लेकर जा रहे हैं, तो 2.15 माइनस 1.5 इंटू 3√3/37, तो 2.5, ये सब कैलकुलेट करेंगे। अगर हम 3√3 है, 1.73 से 3 को मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आ जाएगा 1. सॉरी
ये हो गया आपका 1.73 इंटू 3 इंटू 1.5, तो दैट गिव्स यू अप्रोक्सीमेटली 1.281 अपॉन आपका भाई साहब इतना आ जाएगा अंडर रूट 37, तो दिस अप्रोक्सीमेटली कम्स टू 50 सेंटीमीटर। एक्स की वैल्यू आपकी अप्रोक्सीमेटली 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, ये आपका एक पोल है, इतना स्विमिंग पूल का हाइट है, पोल के हाइट को आपको डिटरमिन करना है। क्या दिया हुआ है, सन रे आ रहा है, सन रे विद द वाटर सरफेस इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, तो ऑब्वियसली एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका 60 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे एक एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा और फाइनल इमेज जाकर बनेगी यहाँ पे। इतना तो भाई साहब एयर में भी बन ही रहा था, वाटर के वजह से इतना और बन रहा है। तो ये हो गया आपका टोटल इमेज लेंथ ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। तो व्हाट विल बी दिस टोटल इमेज लेंथ, हमने देखो अगर इस ट्राइंगल को कंसीडर करना है तो ये x अपॉन एल इज इक्वल टू tan 30, इसके हिसाब से ये आ गया x अंडर रूट 3। अगर इस वाले ट्राइंगल को कंसीडर करना है, ये आपका 1.5 अपॉन x इज इक्वल टू या 1. ये आपका 1.5 tan r आ गया, तो ये वाला प्लस ये वाला आपका कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 2.15। ये जब हम करेंगे तो यहाँ पे tan r की वैल्यू डाल देंगे, tan r की वैल्यू आप sin r की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि आपका म्यू होता है sin i बाई sin r, तो म्यू के हिसाब से 4/3 इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2 sin r, ठीक है। तो हम यहाँ पे करते हैं तो sin r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 अंडर रूट 3/8। अभी sin r होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोथेटिकली अज्यूम कर लीजिए कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका r है 3 अंडर रूट 3 और ये 8 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब अंडर रूट 37, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। हम चलिए ये वाला सवाल है जेई मेंस का, ठीक है। 2023 a monochromatic light wave with wavelength lambda 1 and frequency v1 in air enters another medium, तो क्या चेंज नहीं होगा, ये वाला आपका चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर वो दूसरे मीडियम में एंटर कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट द इंटरफेस आर 45 एंड 30, तो आई की वैल्यू दी हुई है कितनी, 45 डिग्री, आर की वैल्यू दी हुई है भाई साहब 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली, देन द वेवलेंथ लैम्डा 2 एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिफ्रैक्टिव वेव आर, फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा जल्दी जल्दी देखो। मतलब तुम किसी दूसरी दुनिया में रहते हो, नहीं नहीं तुम किसी दूसरी दुनिया में रहते हो, कौन सी दुनिया है भाई साहब ये बताइए। अभी तो मैंने बोला कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, तो V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V1, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब आपका, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन भी आपका नहीं होगा, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका V2 और V1 बराबर, ठीक है। नाउ लेट्स लुक इनटू दिस। अभी आपका भाई साहब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, बोला ना बोला, साइन आई बाई साइन आर, ये हो गया आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है भाई साहब आपका ये, और ये होता है आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, लैम्डा 1 इंटू फ्रीक्वेंसी, लैम्डा 2 इंटू फ्रीक्वेंसी। तो ये फ्रीक्वेंसी क्योंकि चेंज नहीं होगी, अगर हमने यहाँ ये डाला तो ये भी यही होगा, ये दोनों भाई साहब हो गए कैंसिल, ठीक है। तो आपका यहाँ पे साइन आई की वैल्यू कितनी है, तो इन दोनों रेशियोज को ले लेते हैं अपन, तो साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2। साइन आई की वैल्यू हो गई, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज साइन 45, so that is 1 by अंडर रूट 2, और साइन आई आर की वैल्यू हो गई साइन 30, साइन 30 की वैल्यू हो गई भाई साहब 1 by 2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 लैम्डा 2, ठीक है। तो भाई साहब यहाँ पे लैम्डा 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी 1 by अंडर रूट 2, 1 by 2, तो ये हो गया आपका 2 by अंडर रूट 2, यहाँ पे आपका कितना हो गया अंडर रूट 2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 by लैम्डा 2, तो आपका लैम्डा 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, लैम्डा 1 by अंडर रूट, लैम्डा 1 by अंडर रूट 2, ठीक है, क्लियर है। दिस डजंट चेंज इन द मीडियम, फ्रीक्वेंसी आपका चेंज नहीं होगा, तो आपका भाई साहब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, ये दोनों में से लैम्डा 2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन अंडर रूट 2, दिस विल बी द ऑप्शन, करेक्ट तो ऑप्शन हो, क्लियर है। आर बी क्लियर ऑन दिस वन। चलिए भाई साहब एनडीए का सवाल है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन ग्लास इज क्लोज टू 3/2, ये आपका भाई साहब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसका वैल्यू भाई साहब 3/2 है। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन क्राउन ग्लास विल बी क्लोज टू, सी है सी, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है भाई साहब, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2, तो ये हो गया सी बाई वी, ठीक है। यहाँ पे कितना दिया हुआ है क्राउन ग्लास का भाई साहब 3/2, ये हो गया सी बाई वी, तो आपका भाई साहब वी का वैल्यू कितना हो गया 3/2, नहीं ये हो गया आपका भाई साहब 2c/3, है ना, 3v इज इक्वल टू 2c
तो v की वैल्यू हो गई 2c/3, v की वैल्यू हो गई 2c/3। दिस वुड बी द आंसर ऑफ सी ऑप्शन हो जाएगा भाई साहब। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। A ray of light is incident 30 degrees from a medium of refractive index। आपका भाई साहब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया? 30 डिग्री। मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भाई साहब कितना है? म्यू इज इक्वल टू 2 इंटू अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भाई साहब कितना हो गया? म्यू इज इक्वल टू 1। ठीक है, आई इज इक्वल टू 30, म्यू इज इक्वल टू 2 इंटू अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। ठीक है, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ यहाँ पे एक्चुअली ये होगा 1 2। ठीक है, दिस या अपन यहाँ पे ये आपका हो गया भाई साहब म्यू 1 और ये हो गया आपका म्यू 2, है ना? ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2। तो आपका भाई साहब रे ऑफ लाइट इन मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2। तो अगर हम करते हैं म्यू 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू म्यू 2 बाई म्यू 1 एंड दिस इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। स्नेल्स लॉ है भाई साहब ये। तो अगर हम इस रेशियो को उठाते हैं म्यू 2 मतलब कितना हो गया? 1, है ना? म्यू 2 की वैल्यू हो गई 1, म्यू 1 की वैल्यू हो गई 2 और साइन आई की वैल्यू कितनी है भाई साहब? इंसिडेंट, तो साइन 30 और ये हो गया भाई साहब आपका साइन आर। ठीक है, तो ये हो गया हाफ साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ये हो गया आपका साइन आर। तो साइन आर की वैल्यू भाई साहब क्या हो जाएगी? ये 1/2 इंटू 1/2, तो ये हो गया 1। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? 90, है ना? दिस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। आर की वैल्यू हो गई 90। ठीक है, क्लियर? A beam of light both reflects and refracts at the surface between air and glass. The index of refraction of the glass is 1.4. If the refracted and the reflected rays are perpendicular to each other, then the angle of incidence in air ये कितना हो जाएगा? ठीक है, तो आपका भाई साहब एक रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे हो रहा है, तो आपका देखो यहाँ पे एक बीम ऑफ लाइट बोथ रिफ्लेक्ट्स एंड रिफ्रैक्ट्स द सरफेस बिटवीन एयर एंड ग्लास। तो ये आपका भाई साहब एयर है और ये आपका ग्लास है। ये रे ऑफ लाइट आ रहा था, ये भाई साहब रिफ्लेक्ट हुआ। अगर ये आपका आई है तो ऑब्वियसली ये वाला भी कितना हो जाएगा? आई। ठीक है, बाय प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन। और आपका रिफ्रैक्शन भी होगा, ये हो गया आपका आर। इन दोनों के बीच में कितने का एंगल बन रहा है भाई साहब? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, द रिफ्रैक्शन ऑफ ग्लास इज 1.4। तो आप बताइए भाई साहब ये वाला अगर आई हुआ एंड द रिफ्लेक्टेड वाज परपेंडिकुलर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो आपका बताइए ये हो गया आई, ये हो गया 90 और ये हो गया आर। तो आई प्लस 90 प्लस आर, ये हो जाएगा कितना? 180 डिग्री, है कि नहीं भाई साहब? तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 माइनस 90 माइनस आई, तो ये हो गया 90 माइनस आई। आर की वैल्यू कितनी हो गई? 90 माइनस आई। ठीक है, क्लियर है? तो आर की वैल्यू हो गई। अभी आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? साइन आई बाई साइन आर। तो अभी आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 1.4। साइन आई की वैल्यू हम साइन आई ही रखेंगे। साइन आर की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस आर। 90 माइनस आर क्या होता है? कॉस आर। 90 माइनस साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? कॉस थीटा। सो दिस विल बी साइन आई, सॉरी 90 माइनस आई, 90 माइनस आई, आर की वैल्यू हो गई ना, तो 90 माइनस आई मतलब ये हो गया कॉस आई, मतलब ये कितना हो गया भाई साहब? टैन आई। ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे 1.4 इज इक्वल टू टैन आई। तो भाई साहब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? टैन इनवर्स ऑफ 1.4। मेकिंग सेंस पीपल? हम आई की वैल्यू हो जाएगी टैन इनवर्स ऑफ 1.4। ठीक है, सो दिस विल बी टैन इनवर्स ऑफ 1.4। क्लियर हम बच्चा भाड़ी? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? बहुत बढ़िया, बहुत है बढ़िया। लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर, जेई मेंस का सवाल है 2022 का। फ्रॉम एयर इनटू अ गिवन मीडियम एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द इंटरफेस ऑफ द एयर मीडियम सरफेस। इंटरफेस ऑफ द एयर मीडियम सरफेस मतलब कैसा है? देखो ये एयर है और भाई साहब ये आपका मीडियम है। ठीक है, ये इंटरफेस ऑफ द एयर मीडियम सरफेस मतलब ये वाला एंगल आपका 45। ठीक है, एट एन एंगल ऑफ 45 मतलब जिसको अपन ग्रेजिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बोलते हैं। अगर ये भाई साहब 45 तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा भाई साहब आपका? 45। ठीक है, दिस विल बी एंगल ऑफ आर। ठीक है, सो लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू अ गिवन मीडियम at an angle of incidence 45 degree with the interface of the air medium surface. After refraction, the light ray is deviated to an angle of 15 degree from its original direction. तो ये भाई साहब ऐसे जाना चाहिए था, इसका डेविएशन कितना हुआ है? 15 डिग्री। ठीक है, तो आप देख लो भाई साहब ये वाला एंगल कितने का है? 45 का।
ये वाला एंगल वर्टिकली ऑपोजिट है ना, ये 45 का होना चाहिए। 45 में से 15 का डेविएशन हो गया, तो मतलब 45 माइनस 15 ये कितने का हो गया, 30 डिग्री। मतलब आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 30 डिग्री का हो गया। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भाई साहब कितने का हो गया, 30 डिग्री का। क्लियर है? ओके, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे कैलकुलेट करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। ठीक है, साइन आई की वैल्यू हो गई साइन 45 और ये हो गया साइन आर दैट इज साइन 30। साइन 45 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 बाई अंडर रूट 2 और साइन 30 की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई, 1 बाई 2, है ना। तो ये 2 ऊपर गया अपॉन अंडर रूट 2, तो दैट विल बी 1 अपॉन अंडर रूट 2। तो म्यू की वैल्यू हो गई भाई साहब 1 अपॉन अंडर रूट 2। हाँ, तो दिस विल बी, हाँ, दिस विल बी रूट 2। ठीक है, तो म्यू की वैल्यू हो गई 1.41। म्यू की वैल्यू हो गई भाई साहब 1.41। दिस वुड बी द आंसर। हो कह रहा हूं, समझो भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब, जेई मेंस का सवाल है 2022 का। इन द गिवन फिगर द फेस एसी ऑफ द इक्विलैटरल प्रिज्म। फटाफट से चीजों को भाई साहब डिकोड करना है। इक्विलैटरल प्रिज्म है तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री। इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n for incident angle 60 degree at the side AC the refracted light beam grazes। क्या तुम सवाल किए हो? नहीं, कल ही पूछे थे ना, जेई मीन्स क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, यही होता है। ओके, फॉर इंसिडेंस एंगल 60 डिग्री एट द साइड एसी। एंगल ऑफ इंसिडेंस भाई साहब आपका क्या है, एट द साइड एसी। एसी पे आपने भाई साहब इंसिडेंट एंगल है इन द गिवन फिगर इज इमर्स इन अ लिक्विड फॉर इंसिडेंट एंगल 60 डिग्री एट द साइड एसी। तो साइड एसी पे 60 डिग्री एंगल पे द रिफ्रैक्टेड बीम जस्ट ग्रेजेस अलोंग द फेस एसी। तो रिफ्रैक्टेड लाइट भाई साहब क्या है, ग्रेज कर रहा है, ठीक है, ऐसे ग्रेज करता हुआ जा रहा है। ठीक है, क्लियर है? देखो ये वाला एंगल 60 डिग्री है, दिस इज बेसिकली 60 डिग्री, दिस इज बेसिकली ग्रेजिंग। ठीक है, ग्रेजेस अलोंग द, ये आपका एसी होगा सर, डायग्राम में जो दिखा है ये एसी है, ये भी हो जाएगा। यहाँ पे एक इंसिडेंट लाइट है 60 डिग्री पे। देखो आप कैसे ये मान ले रहे हैं कि ये रे यहां से नहीं आ रहा है। यहाँ पे आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 60, और अगर ग्रेजिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया है, 90। तो यहाँ पे कौन ज्यादा हुआ, रिफ्रैक्टिंग एंगल या इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टिंग एंगल। और ये तभी होगा जब आपका लाइट कहां से कहां जा रहा हो, डेंसर से रेयर। when light travels from denser to rarer medium the it bends away from the normal। तो डेफिनेटली आपका डेंसर मीडियम यहाँ पे कौन हो जाएगा, ग्लास, एंड लिक्विड जो होगा वो आपका रेयर मीडियम हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फॉर द लाइट इंसिडेंट 60 डिग्री ऑन द स्पाइस एसी द रिफ्रैक्टेड बीम जस्ट ग्रेजेस अलोंग द फेस एसी। तो ये आपका रिफ्रैक्टेड बीम है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड आपका भाई साहब कितना हो गया, n इज इक्वल टू अंडर रूट 6/4। द वैल्यू ऑफ x भाई साहब कितना हो जाएगा, वैल्यू ऑफ x। ठीक है, ओके, स्नेल्स लॉ से अपन क्या बोल सकते हैं भाई साहब, n1 इंटू साइन आई। ठीक है,
n1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू n2 इंटू साइन आर। n1 की वैल्यू भाई साहब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। देखो ये आपका इधर आपका n1 आ रहा है ना, μ1 लेट्स से μ1, और ये आपका है साइन आई, और ये आपका है भाई साहब आर, ठीक है, आर, और ये हो गया आपका μ2। तो μ1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर। तो ये हो गया आपका म्यू साइन 60 इज इक्वल टू म्यू साइन 90, ठीक है। तो म्यू हो गया आपका 1.5, साइन 60 की वैल्यू हो गई अंडर रूट 3/2 इज इक्वल टू म्यू, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे हो गया 1.5 अंडर रूट 3/2 इज इक्वल टू म्यू, ठीक है। अभी ये म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, व्हाट विल बी द वैल्यू यार, n की वैल्यू है भाई साहब, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड इज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड भाई साहब आपका कितना हो गया, अंडर रूट एक्स बाई 4। ये आपने डाल दिया यहाँ पे अंडर रूट एक्स बाई 4 इज इक्वल टू हाउ मच, इसको अनंत लेंगे तो अंडर रूट 27, तो ये 4 और 4 भाई साहब आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आपका अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 27, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब 27। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, ओके।